पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सिचुएशन से ही कहानी को पहले समझते हैं, और इसके बाद कर्व्स को थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे, और वैल्यूज को भी डिफरेंट करेंगे, तो वहां से हम अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक फंडामेंटल कर्व है जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही होता है, क्यों बच्चों? यस। मैंने इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व के दो एंड पॉइंट्स चुन लिए हैं। टू एंड पॉइंट्स मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट 3। ये दो पॉइंट्स चुन लिए हैं। ऑफ कोर्स जब x कोऑर्डिनेट 3 होगा तो y कोऑर्डिनेट 9 होगा। तो ये पॉइंट है 3,9। इफ माय पॉइंटर इज विजिबल, दिस इज पॉइंट 3,0 एंड दिस इज द पॉइंट 0,0। ओके, ओके सर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो मैं कहना चाहता हूं कि ओजस तुम भी सुन पा रहे हो? यस। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि 0,0 और 3,0 के बीच में, मतलब ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसने क्या ही एरिया बाउंड किया है यहां से लेके यहां तक, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 3,0 विद द एक्स एक्सिस। सो ऑफ कोर्स बहुत ही आसान होगा। यही डेफिनेट इंटीग्रल का रियल मतलब है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स अस द अलजेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके 3 के बीच में, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 के बीच में, तो मुझे एक एरिया मिल जाएगा, और वो एरिया असल में यही वाला एरिया होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अच्छी बात है। लेकिन ये इंटीग्रल करना कई बार लिमिटेशंस के साथ आता है, क्योंकि हम सारे फंक्शन को इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन रीमन आए, उन्होंने सोचा कि इस 0 और 3 के बीच में कुछ रेक्टेंगल्स को फिट कर दूं। अगर मैं, कुछ रेक्टेंगल्स लिमिटेड हो सकते हैं, तो उन रेक्टेंगल्स को मैं, ये पहला रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अगर ये 10 रेक्टेंगल्स मैं फिट कर दूं इसी पूरे कर्व के बीच में, मतलब इन बिटवीन 0,0 एंड 3,0, तो अगर 10 रेक्टेंगल फिट कर दूं, तो इन सारे रेक्टेंगल्स के इंडिविजुअल एरियाज, ये जो हर रेक्टेंगल का अपना एरिया है, उस एरिया को जोड़ दें, तो ये समवट क्लोजर टू द एरिया बाउंडेड आ जाना चाहिए। इनफैक्ट जो एरर है वो, ये जो बीच वाला एरिया, ट्रायंगुलर टाइप्स एरिया बच रहा है, ये एरर के फॉर्म में आना चाहिए। और ये आसानी से देखा जा सकता है, और ये बहुत सारे जेन्युइन प्रैक्टिकल्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एरिया, कोई भी शेप बना दीजिए, और उसको माचिस की तीलियों से माचिस की तीलियों को चिपका 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 के ऐसा शेप बनाया जा सकता है। माचिस की तीलियों का तो अपना कुछ विड्थ है, नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ दोज स्टिक्स आर रिक्वायर्ड इज व्हाट विल इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कि कितना विड्थ होगा उस स्टिक का। एरर किस पे डिपेंड करेगा? एरर भी विड्थ पे डिपेंड करेगा। अगर चौड़े चौड़े माचिस की तीलियों को लगा दिया तुमने, मोटे मोटे डंडों से अगर वो एरिया स्वैप करना चाहते हो और रेक्टेंगुलर फिटिंग ही कर रहे हो, तो ये जो बीच वाला ट्रायंगुलर पोर्शन है ये और बड़ा बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे कुछ ही, अगर तुमने ठान लिया कि 0,0 और 3,0 के बीच में केवल 3 ही रेक्टेंगल फिट करोगे, तो पहला रेक्टेंगल तुम यहां फिट करोगे, दूसरा रेक्टेंगल 2 पॉइंट पे, तीसरा रेक्टेंगल 3 पॉइंट पे। तो एक रेक्टेंगल का विड्थ 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो तुमको हर रेक्टेंगल का विड्थ क्या रखना पड़ेगा? 3/5। इफ यू आर एबल टू, आई मीन्स
काउंट, हाँ, 0,0 और 3,0 का लेंथ है 3 यूनिट, और इसके बीच में तुम 5 रेक्टेंगल फिट करना चाहते हो, तो हर रेक्टेंगल का विड्थ हो जाएगा 3 - 0, 3 - 0 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यू वांट। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। भाई तो इस केस में एरर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। देखो ये सब, ये जो ऊपर बीच वाला एरिया है, ये सब मिसिंग एरियाज हो जाएगा, ये एरिया हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ा रहा हूं, मुझे एरर और मिनिमाइज होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे नंबर और बड़ा होता जाएगा, एज इन दिस केस, द नंबर इज से 70, तो 70 के केस में ये जो बहुत छोटे छोटे से 70 छोटे 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 ट्रायंगुलर पीसेस बचे हुए हैं, वही एरिया हमको नहीं मिलेगा। बाकी का पूरा एरिया करीब करीब मिल चुका होगा। एंड इफ वी मेक इट टू 80, इट इज इवन लेसर देन दैट। मिनिमम एरिया जो है, मिनिमम एरर जो है वो और मिनिमाइज हो गया। तो नंबर जितना बड़ा होगा, नेचुरली विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल उतना कम होता जाएगा। और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल अगर dx मान लिया जाए, तो dx की वैल्यू 0 के क्लोजर होती जाएगी। और जब dx अप्रोचेस टू 0, तो वही लिमिटिंग केस असल में डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल से जो एरिया मिलेगा वो एक्चुअली एरिया है, एल्जेब्रिक एरिया। और रीमन सम से, तो बेसिकली रीमन सम क्या कहता है कि ये जो छोटे 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 रेक्टेंगुलर पीसेस है, इनके एरियाज आप जोड़ लीजिए बस। तो ये एरिया कैसे जोड़ा जाएगा, इसका कैलकुलेशन का स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग। और अच्छी चीज ये है कि इस स्ट्रिप को अलग अलग तरीके से फिट किया जा सकता है। तो कर्व के अंदर तो अब बेसिकली हुआ ये है कि एक्चुअल एरिया निकाला जाएगा। तो एक्चुअल एरिया इंटीग्रेट करने के बाद 9 आता है, जबकि इन रेक्टेंगल्स का सम करने से एरिया 7.8 आ रहा है। मैंने कितने रेक्टेंगल्स फिट किए? 10 रेक्टेंगल। अगर मैं 15 रेक्टेंगल या लेट से 50 रेक्टेंगल फिट कर देता हूं, सो इफ 50 रेक्टेंगल्स आर फिटेड, तो रेक्टेंगल्स का सम जो होगा वो 8.7 आ रहा है, जबकि एक्चुअल एरिया 9 आ रहा है। देख रहे हो, एरर और कम हो गया। और अगर ये बढ़ा के 80 कर दिया जाए, तो रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम जो है वो 8.8 आ रहा है, जबकि एक्चुअल एरिया 9 आ रहा है। क्या ये बात सही है? राइट? यस सर। ओके। सर। तो ये तो रही रीमन सम की कहानी, है ना। अब वास्तव में मैं जो करने वाला हूं वो ध्यान से देखो। सेंड एन ऑप्शन, डोंट सेंड एन ऑप्शन, सो लेट मी डू इट मोर प्रिसाइजली। इस रीमन सम को मैं एक एक बहुत ही क्रिएटिव से प्रॉब्लम से शुरू करना चाहूंगा। वास्तविकता ये है कि मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कभी, तुम भूल गए होगे, ये अलग बात है, राइट। सो लेट अस यूज अ वेरी फंडामेंटल फंक्शन, y इज इक्वल्स टू 1/x। ओके, ये जो y इज इक्वल्स टू 1/x होता है ना बेटा, ये वास्तव में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तुम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बहुत पहले से जानते हो। तो मैं y इज इक्वल्स टू 1/x तुम्हारे सामने ड्रॉ करता हूं। ये कुछ ऐसा होगा। क्या ये सच है? बोलिए। राइट? सर स्क्रीन पे अभी वो दिख नहीं रहे। ओके ओके ओके। अभी वही रायमन समी। इज दिस विजिट? इज इट? अभी दिख रहा है? नो सर। ओके, एक सेकंड फिर। ये रहा। ओके ओके फाइन। ठीक है। राइट? यस सर, अब दिख रहा यस सर। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है 0, 0,0, लेट अस से यहाँ कोई एक पॉइंट है 100,0, और 0,0 और 100,0, बेसिकली अगर इस पॉइंट की बात करेंगे ना बाबू, तो ये पॉइंट होगा 100,1/100, क्योंकि ये इस कर्व पे है। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 100,1/100। क्या ये सच है? बोलो। है। यस सर। ओके। यस। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, और इस कहानी को बहुत ही क्लोजली, और दिस इज वेरी वेरी क्रिएटिव स्टोरी। और इस
इस क्रिएटिविटी से हम कितना पावरफुल स्टेटमेंट देने वाले हैं ये तुम थोड़ी देर में अभी ऑब्जर्व करोगे। इसलिए रिमांस हमको बहुत ही मन से समझना है, और इसी से हम कंक्लूड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। फिर कहानी हमारी शुरू होगी डी एज लिमिट ऑफ सम की। ओके, चलिए। तो अगर मैं कहूं कि तुम ये जो एरिया स्वैप्ड है, यू जस्ट गिव मी द एरिया स्वैप्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, सो तुम कहोगे सर जो जो एरिया बाउंडेड होगा ना, दिस एरिया स्वैप्ड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to 1 by x dx। ओके, इफ यू कैन डू दैट, क्या बता सकते हैं क्या आना चाहिए? बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, इंटीग्रेशन 1 by x dx, इनफैक्ट 100 तक जाना चाहिए मुझे। ओके, ln 100, Yes. हाँ, क्या आना चाहिए? ln 100, ओके, सो बेसिकली कहानी कहां से शुरू होगी बताइए जरा। 0 से लेकर के ये पूरा एरिया यहां तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम 0 से लेके 1 के बीच में ही जो ये 1,1 वाला पॉइंट है ना, ठीक है, यही एरिया असल में ऊपर जाते 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 बहुत बड़ा बनने लग जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनने लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ये लिमिटिंग वैल्यूज को यही तक लिमिट करते हैं। ये है पॉइंट 1,0। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली जिस एरिया की बात करने वाला हूं वो यहां से शुरू होगा। ओके, और वो यहां तक चल रहा होगा। ठीक बात है। तो केवल इस एरिया को अब मैं शेड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको मैं शेड भी कर दूं। ये ले लो। ओके, सो इफ दिस इज द एरिया, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ln x, और अपर और लोअर लिमिट भी आप लगा देंगे, और ये हो जाएगा 1 से लेकर के 100 तक। ठीक, इसको 1 कर लेते हैं। तो आंसर बन जाना है ln 100 माइनस ln 1 विच इज 0। ठीक बात है। yes sir, ओके, अच्छी बात। Yes, sir. अब मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया अभी अभी हमने इंटीग्रेट करके निकाला है, अब इसी एरिया को थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ अब सॉल्व करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी के बीच में एक के बाद ये 2 वाला पॉइंट आ जाएगा, एक स्ट्रिप डाल देते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप डाल देते हैं, और इस स्ट्रिप की अपनी कोई विड्थ होगी। तो इस स्ट्रिप का अपना कोई विड्थ, ये विड्थ है लेट अस से, तो विड्थ इसका 1 है। फिर ऐसे ही ये वाला पॉइंट पे एक और स्ट्रिप डाल देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे तुम एक एक करके बताते चलोगे। अगर ये 1 पॉइंट है तो ये हुआ 1,1। अगर ये 2 पॉइंट है, क्योंकि 100 स्टेप्स इसी बीच में आने हैं, तो इनफैक्ट ऐसा करा जाए कि इन सारे स्टेप्स को बारी बारी से कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये पहला स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप है, यहाँ पे एक तीसरा स्ट्रिप आ जाएगा, और एक एक करके पॉइंट्स को भी दिखा जाए तो ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। तो जो पहला स्ट्रिप, तो इन सारे स्ट्रिप्स का जो भी एरिया होगा, कीप ऑन काउंटिंग देम, इससे पहले वाला जो स्ट्रिप होगा यहां से बनेगा और यहां पे जाकर के खत्म हो रहा होगा। तो तो इन सारे स्ट्रिप्स का जो भी एरिया होगा वो अगर हम काउंट करें और काउंट करके जोड़ दें, तो बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो ये 1 से लेकर के कहां तक चलने वाला है बताइए जरा। 1 से लेकर के 99 स्ट्रिप 100 तक चलेगा, और कुल 99 स्ट्रिप आ जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच में नहीं 100 ही आ जाएगा शायद, है ना। 1 से 2 के बीच में देख पा रहे हो तुम? बोलो Yes, बाबू। sir. Yes, sir. तो ये जो पहला वाला स्ट्रिप है इसकी हाइट विड्थ तो सबका 1 है। ठीक है, पहले स्ट्रिप की हाइट है 1, क्योंकि 1,1 है। ठीक है, तो पहले स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप नंबर 1
इसको मैं A1 कहना चाहता हूं, और A1 क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। विड्थ तो इसका 1 है। 99 आएंगे, 99 आएंगे। एक सेकंड, पहले वाले स्ट्रिप को जरा बना लेते हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो। पहले स्ट्रिप का हाइट कितना है, पहले स्ट्रिप का हाइट है 1, क्योंकि मैं लेफ्ट एंड पॉइंट को जोड़ रहा हूं, तो पहले स्ट्रिप का एरिया हो गया 1। एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, A2, A2। दूसरे वाले स्ट्रिप का जो एरिया होगा यहां से लेकर के यहां तक, इसका हाइट होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 रखे, तो इसका हाइट होगा 1/2, तो ये होगा 1/2। क्या बाबू, बोलो। तीसरा स्ट्रिप ये रहा, Yes. ये वाला पॉइंट 3,0 है, तो 3,0 से लेके 4,0 तक चलेगा ये स्ट्रिप, ये थर्ड स्ट्रिप है। और इस थर्ड स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो इसकी हाइट, जो कि 1/3 है, और बात समझ रहे हैं, और विड्थ 1 है, तो A3, द थर्ड स्ट्रिप, is actually 1/3, fourth strip is basically 1/4, and so on so forth। ये जो नंबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट 99 होगा, 99 पे जो हाइट होगी ये 1/99 होगी, और आगे वाले पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो दैट, लेट अस काउंट इट, A99, और A99 का एरिया होगा 1/99। इज दिस मेकिंग सेंस? यस। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हमारा एरिया है, सम ऑफ द स्ट्रिप करके, रीमन सम से स्ट्रिप्स करके, तो टोटल 99 स्ट्रिप्स बेसिकली आ गए, एंड उनका जो एरिया होगा वो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 plus so on so forth, the closer value goes and end at 1/99. Okay, so we inserted 100 steps, 100 intermediate points। अगर मैं टोटल 101 पॉइंट को डाल देता तो टोटल 100 स्ट्रिप्स बन जाते। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है। क्या तुम बता सकते हो कि अगर इस एरिया को मैं एरिया बी कहना चाहता हूं, तो एरिया बी और ये जो ln 100 वाली वैल्यू मिली है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? कैन यू जस्ट गिव मी द वैल्यू? एरिया बी, ये जो है, ये थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एरियाज रख रहा है। अगर मैं इनको हाईलाइट करूं किसी तरीके से, लेट अस से ये ऑरेंज कलर से, तो दिस इज द हाईलाइटेड पोर्शन, दीज आर द एक्स्ट्रा एरियाज, इफ यू कैन काउंट, कैन यू सी दैट? बोलो। इसमें भी वो थोड़ा सा होगा, तो ये एक्स्ट्रा एरियाज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बी है वो असल में इस वाले से बड़ा आएगा, तो बी इज समवट ग्रेटर देन ln 100। बोलिए। यस सर। ओके, अब इसी कहानी को एक बार और दोबारा समझते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से एक एक रेक्टेंगुलर फिटिंग कर रहा हूं। तो वो जो LN 100 आया है, वो उसकी जो लिमिट होंगी वो A से B मतलब 1 से 100 ही हो पाएंगी ना, 0 से 100 तो एक फिर सेकंड, तो एक LN सेकंड, इंफिनिटी। एक सेकंड, I'll come to you, I'll come to you। Let us first conclude the best possible decisions। So this is again एक कर्व है, y is equals to 1/x। ओके, तो एक बार पूरा फाइनल कंक्लूजन बनाने देते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन पे चले जाएंगे। तो अब ये एक पॉइंट मैंने लिया है 1,0, एंड लेट अस एंड इट एट पॉइंट 100,0, एंड अगेन वही कहानी मैं करने वाला हूं, बट द स्टोरी इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। कैसे? ये है 2,0। ओके, सो एट 2,0 वी आर ड्रॉइंग अ पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा? 2,1/2। ओके बाबू, और ये जो 2,1/2 वाला जो पॉइंट है, यहां से मतलब यहां से मैं एक रेक्टेंगल फिट करना चाहता हूं, और प्रीवियस वाले पॉइंट पे जाकर के ये रेक्टेंगल टर्मिनेट हो रहा होगा। ध्यान दो, पिछले केस में मैं जो जो कर्व पे टच करने वाला पॉइंट था वो लेफ्ट एंड था, मतलब अपने रेक्टेंगल का लेफ्ट एंड वाज ऑन द कर्व, राइट एंड पॉइंट वाज फ्री। जबकि अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रेक्टेंगल का लेफ्ट एंड पॉइंट इज ऑन द कर्व, राइट एंडेड पॉइंट इज फ्री। कैन यू सी द डिफरेंस? Yes. ओके,
दूसरा वाला पॉइंट होगा 3,1/3। कैन यू सी दैट? बोलो Yes. भाई। sir. इसकी इसका इसका राइट एंडेड पॉइंट इज ऑन द कर्व, लेफ्ट एंडेड पॉइंट इज फ्री, and the last one is going to be 100 comma 1/100. The left ended point is on the curve, the right handed point is on the curve, left handed point is free. So if I do that, I'm again going to get the area which is again closer to the ln100, बट कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये वाला जो एरिया है इसका नाम अब मैं सी रखना चाहता हूं, और अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा मेरे प्यारे बाबू। तो ये जो सी होगा, क्या होगा? पहला वाला एरिया विड्थ तो देखो इसका भी 1 है, लेकिन हाइट इसका 1/2 है। बोलो बाबू, इसका 1/3, अगले का 1/4, और आखिरी का 1/100। क्या ये सच है? अरे ये Yes, sir. 100 कॉमा 1/100 क्या रे बाबा, बोलो ना। Yes, तो तो अब मुझे कई सारी प्यारी प्यारी सी चीजें मिल चुकी हैं, और वो प्यारी प्यारी सी चीजें ये हैं कि ये जो ये जो ln100 है, ln100 है, इससे ये कम होगा। तो ln100 इज ग्रेटर देन द वैल्यू c, और इज लेस देन द वैल्यू b। कैन यू सी दैट? ओके, सो ये जो एरिया, दीज आर द मिसिंग एरियाज। तो हमको ये जो सम करके वैल्यू मिलेगी वो असल वाले एरिया से थोड़ा सा कम मिलेगी, जबकि इस केस में जो सम करके वैल्यू मिली वो असल वाले एरिया से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ये बात सच है? बोलो। yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज निकालना चाहता हूं, एक समेशन ऑफ 1/1 plus 1/2 plus 1/3 plus so on so forth 1/100. It is, let us say, lambda. So this is basically the sum of first reciprocal of first 100 natural numbers. So अगर इसको मैं 1/lambda कहना चाहता हूँ, lambda कहना चाहता हूँ, ये बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म्स का समेशन क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का कोई तरीका भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल मेथड नहीं है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकाल सके, ध्यान दीजिएगा। बट मैं चाहता हूं कि ये समेशन क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी लाई जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, यहां से लेकर 99 तक का जो सम है, यहां से लेकर 99 तक का सम जो है वो होगा लेमडा। तो बी जो है, जिसके बारे में अभी अभी हमको पता चला था, वो असल में लेमडा में से 1/100 घटाया गया है। बोलिए, यही वाला तो नहीं था भाई बी में, भुलाइए मत। Yes, sir. If Yes, you sir. see the B, what was missing, my dear? 1/100. And what was C? C में क्या था? C में 1 मिसिंग था। C is lambda minus 1. Yes? Yes, sir. तो अब मैं कह सकता हूं, if this is the inequality, I can say that हमारा ln100 जो होगा वो b से छोटा है, और b क्या है? लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1, और वो c से बड़ा है, नहीं, लेमडा माइनस 1/100, और वो c से बड़ा है। c क्या है भैया? लेमडा माइनस 1। तो इसका मतलब हमारा लेमडा जो होगा वो ln100 माइनस 1 से छोटा होगा, और हमारा लेमडा जो होगा वो ln100 प्लस 1 से बड़ा, प्लस 1/100 से बड़ा होगा। तो अब ln100 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम जानते हैं, ln10 का तो तुम जानते ही हो, ln100 is 2 times ln10। क्या रे बाबा, बोलो ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ln10 की वैल्यू क्या होती है बताओ तो, तुम लोग याद तो करते रहे हो, नहीं जानते क्या? Sir, 2.1 के आसपास होता तो ln10 2.1 के आसपास, तो ये क्या हो जाएगा? 4.2 के आसपास। है। Yes, sir. बोलो, अप्रोक्सीमेटली 4.2। तो 4.2 में 1/100 जोड़ दें तो ये जो लेमडा की वैल्यू होगी 0.01, तो इज ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली 4.2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और ln100 में से एक एक घटा दिया जाए
तो क्या हो जाएगा, हम सही बना रहे हैं कि हम गलत तो नहीं लिख दिए हैं? लेमडा माइनस 100 ये इससे बड़ा हो जाएगा और ये इससे छोटा होगा। तो लेमडा किससे छोटा होगा? लेमडा इज स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? हाँ, ये नंबर बड़ा है। ये तो उल्टा हम इनइक्वालिटी दे रहे हैं क्या? 1/2 इसमें से एक कम हो गया ना, सी। तो एक वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये क्या है? ये इसको बताओ जरा। ये 3 पॉइंट कितना, एलन 100 कितना 4.2 था? नहीं नहीं, 2.2 था ना। एलन 100 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1100 हाँ, 4.5। अच्छा, कैलकुलेट करके थोड़ा सा सही से बताना। 4.5 है, हाँ? तो 4.2 बोल दिए हो तुम यहाँ। 4.5, ओके फाइन। सो 4.5 1100 इज अप्रोक्सीमेटली 4.5, इसमें से एक घटा दिए तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 हो गया। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.5, राइट? ओके, तो फ्रॉम हियर, तो ये यहाँ तो ये उल्टा हो रहा है ना यार, ये +1 होगा भाई, +1 होगा। तो 1100 4.5 में एक जोड़ोगे ना, ये 1 इधर जाएगा, तो ये 4.5 + 1 5.5, ठीक। और Yes, 4.5 sir. + 0.1 तो 4.501 ऐसे कुछ करके, है ना? तो 4.5 से 5.5 के बीच में होगा। तो ये जो हमारा लेमडा हुआ, दिस लेमडा इज 5.5 से थोड़ा छोटा और 4.5 से थोड़ा बड़ा। दिस इज द इंटरवल जिसके बीच में ये आएगा। तो अगर 1 से लेके 100 तक किसी ने जोड़ने की कोशिश करी, 1 to 100, sum of the reciprocal of first 100 natural number is going to be lying in between 4.5 to 5.5. Can you please get it using some chat GPT? सर हम लोग इससे ज़्यादा प्रिसाइज नहीं जा सकते यार। प्रिसाइज जाने का एक तरीका ये हो सकता है कि, अरे, एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो अपर एरर है और लोअर एरर है वो करीब करीब एक जैसा है। तो अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू 4 देखो, एलन 100 की वैल्यू 4.5 नहीं होती है। इफ यू कैन यूज द प्रिसाइज वैल्यूज, तो अपर और लोअर लिमिटिंग वैल्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो और क्लोजर होगा, हाँ, है ना? तो अच्छा। एक और तरीका बनाया जा सकता है। 5.1 Okay, so this the approximate value is 5.1, and you see how close we are, right? अगर तुम 4.5 और 5.5 का मिड पॉइंट निकालोगे, it is close to 5, और वो 5 नहीं बल्कि 5.0708 के आसपास आता है। तुमने एलन 100 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बताया, डेसिमल में पहले प्लेस पे ही जाके छोड़ रहे हो। तो इफ यू आर यूजिंग इट अप टू द 2-3 places of the decimals, it will be way more precise. I have another way to getting the summation. ध्यान दीजिएगा, this is called, ये जो समेशन था, यहाँ जो समेशन किया, ये एक लोअर ट्रायंगल को एलिमिनेट करके आया। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर सम, रीमन सम। ओके, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सम। एक और कहानी बनाई जा सकती थी जिसको कह सकते हैं कि वो और एरर को मिनिमाइज करेगा, वो और प्रिसाइज होना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू 1/x है, और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट 1,1 है यहां से शुरू करें और लेट अस से एंडिंग एट 100, 1/100। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, this is 2,1/2, and other possibility is you join them. Okay, you join them, you join them, you just join them. Okay, राइट? तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो अगर ऐसा हुआ तो इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालना चाहता हूं। ध्यान से समझना, इट इज नॉट द रेक्टेंगल एनीमोर, दिस इज बेसिकली ट्रापेजोइडल, ट्रापेजियम, ट्रेपेजियम। Yes. Yes. So this is what we call trapezoidal sum. Trapezoidal sum. Riemann sum.
तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट का, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट तो हमारा 1 है, तो विड्थ या हाइट 1 है, और सम ऑफ दिस इज 1/1 प्लस 1/2। दूसरे वाले का होगा 1/2 प्लस 1/3। तीसरे का होगा 1/3 प्लस 1/4। क्या आप देख पा रहे हैं? बोलो ना। And the Yes, sir. last one is going to be 1/99 plus 1/100. The last one is going to be 1/99 plus 1/100. So if you just keep on counting them, 1/2 से लेके 1/99 तक दो दो बार आ रहा होगा, तो 1 plus 1/100 plus 2 times 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus so on and so forth 1/99. And this is going to be way more precise, way more closer to the actual value. Okay. अब इससे भी समेशन चाहते हैं निकालना, तो ये भी देखा जा सकता है। ये भी, इसमें भी कुछ कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बट ये और क्लोजर होगा। तो इफ यू आर फाइंडिंग दिस एज द वैल्यू डी, तो अगर ये समेशन डी निकाल रहे हैं, तो ये डी हमारे इंटीग्रल वाले एरिया के बिल्कुल क्लोज होगा, बहुत ज्यादा क्लोज होगा। इसको हम कहेंगे ट्रेपेजोइडल सम। ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर सम, Yes, अपर sir. ट्रायंगुलर सम और ट्रेपेजोइडल सम, ये 3 पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास। ठीक है बच्चे। कौन सा सम है बताओ जरा? ये लेफ्ट एंड पॉइंट ऑन द कर्व है ना, तो लेफ्ट एंड पॉइंट ऑन द कर्व है, ये वही लोअर ट्रायंगुलर टाइप्स हो गया है ना। लोअर ट्रायंगुलर इस केस में कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये कर्व इंक्रीजिंग था, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग है, तो लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल छूट रहे हैं। जब डिक्रीजिंग कर्व होगा तो राइट हैंड में एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आ जाएंगे। क्या ये देख पा रहे हो? तो ये कर्व के मोनोटोनिसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारा ट्रायंगल नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर एक फंक्शन, लेट्स से ये क्यूबिक फंक्शन है, और इस क्यूबिक फंक्शन का ही एरिया निकालना है हमको, पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ एंड पॉइंट्स और इनके बीच में, तो ये एरिया इंटीग्रेट करके एफ बी माइनस एफ ए से 22.5 आ रहा है। अब ये लेफ्ट एंड पॉइंट कर्व पे रख करके राइट हैंड को फ्री छोड़ा जा रहा है, तो जो एरिया आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 21.57। राइट एंड पॉइंट, अब देखो इसको हटाता हूं, ये राइट एंड पॉइंट को कर्व पे रख रहे हैं और लेफ्ट एंड को फ्री छोड़ा जा रहा है, तो जो जो एरिया आ रहा है वो राइट एंड पॉइंट वाला जो एरिया है वो है कितना? 21.57, राइट। मिड पॉइंट वाला देखो, ये क्या हुआ? मिड पॉइंट को कर्व पे रखा जा रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों को छोड़ दिया जा रहा है, ये एक और पॉसिबल है। इससे एरिया आ रहा है 22.29, और इसको भी हटा दो। अब ट्रेपेजोइडल पे आते हैं। ये ट्रेपेजोइडल है जिसकी बात मैं कर रहा था। ट्रेपेजोइडल इज द प्रिसाइजिएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो अब ये सारी वैल्यूज को अगर ढंग से एक साथ एक जगह पे देखने की कोशिश करो, तो यू विल बी एबल टू गेट दैट। तो एक्चुअल आंसर आना चाहिए 22.25, ट्रेपेजोइडल से आ रहा है 22.17, मिड पॉइंट से आ रहा है 22.29, लेफ्ट एंड से 22.77 और राइट एंड से 21.57, राइट। ठीक है। तो हम ट्रेपेजोइडल और मिड पॉइंट से एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और बाकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में थोड़ा सा एरर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, कोई परेशानी? सर ये ट्रेपेजोइडल अभी तो राइट और लेफ्ट का मीन आ रहा है, ये हर बार आएगा क्या? क्या राइट और लेफ्ट का एवरेज आ रहा है राइट एंड पॉइंट और लेफ्ट एंड पॉइंट। ये जब नंबर बहुत ज्यादा होगा तो कहा जा सकता है कि लेफ्ट और राइट का मीन हो जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। ओके सर। एन बहुत ज्यादा होगा तो, अदरवाइज अगर 2-3 रेक्टेंगल ही होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा फिर। ठीक है, ओके सर। फाइन। सो तो अब मैं कोई भी कर्व ऐसे बना सकता हूं, जैसे एक काम करें, एक कर्व से रीमन सम को एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस चूज द कर्व y इज इक्वल्स टू 1/x², राइट। तो फिट 100 such points between
x is equals to 1 and let's say x is equals to what we call 10. Create the sequence and find its value. What I'm trying to say, शायद ये इतना क्लियर लैंग्वेज नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूं कि y is equals to x square is a function. There are two ends point. मैं जो बोलना चाहता हूं, तो एक फंक्शन ले लिया y is equals to x square और x is equals to 0 से शुरू होकर के x is equals to ये मान लेते हैं 0,0 या नो x is equals to 1,0 से लेकर के लेटर से 2,4 और 10,100. So this is the point 10,100. This is 10,0, 10,0. 1 से लेके 10 के बीच में मैंने कहा है 100 इंटरमीडिएट पॉइंट क्रिएट कर दीजिए. तो आप कहेंगे सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए शायद. अरे यार क्या हो गया, कंट्रोल सेट केवल ये है ना, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं. तो क्या होगा ये देखेंगे. मान लेते हैं कर्व जो है ना थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है. तो बस इसी के बीच में चलते हैं तो थोड़ा हम अच्छे से ग्राफ बना पाएंगे. सो दिस द पॉइंट 100,0, ओके, या 10,0. फाइन माय डियर. ओके, तो इन दोनों के बीच में अब मुझे 100 पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है. 100 पॉइंट्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स. ओके, तो ये जो पहला वाला इंटरमीडिएट पॉइंट्स होगा, दूसरा वाला इंटरमीडिएट पॉइंट, तीसरा वाला इंटरमीडिएट, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला. थोड़ा सा वैल्यू अजीब सा होगा, लेकिन मैं ये जानबूझ के ऐसा ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ. ये 10 में से 1 चला जाएगा, तो दिस होल विड्थ इज 9 यूनिट. बोलिए. ओके, so in between these 9 units we want to insert 100 such intermediate points. Okay, so if it is so, each width is going to be 9 divided by 100. So the first point here is going to be, ये जो पहला वाला पॉइंट है इसका नाम मान लेते A1 है. सो A1 जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा 1 + 9/100. इज दैट राइट माय डियर? A2 पॉइंट जो होगा उसका एंड, उसके x कोऑर्डिनेट होगा 1 + 9 दूना 18/100. क्या रे बच्चा, बोलो ना. A100th जो पॉइंट होगा, 100वां जो पॉइंट होगा वो होगा 1 + 100/100. सही बोल रहा हूं क्या? नहीं, 900/100. बोलिए. अरे 9 का टेबल चल रहा है ना भाई, यस सर. राइट. तो 900/100 कर दिया तो 9 हो गया. 9 + 1 10. 100th पॉइंट यही वाला हो गया, ये 100th पॉइंट हो गया, है ना. थोड़ा कैलकुलेशन में और गड़बड़ कर सकते हैं. बेसिकली कंफ्यूजन क्या है, ये वाला पहला पॉइंट है, मतलब 1 के बाद वाला पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. 1 के बाद वाला पहला पॉइंट है. तो इससे पहले 100th पॉइंट जो होगा 1 +, तो इससे पहले वाला ऐसा कह सकते हैं, ये इनफैक्ट 1 वाले को भी काउंट करें तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा. तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, अगर 100 पॉइंट इन बिटवीन डालने हैं तो कितने, एक एक का विड्थ कितना होगा. असल में कुल पहला स्ट्रिप ये बना है ना, दूसरे पॉइंट से पहला स्ट्रिप बना है, ध्यान देना. तो 99 स्ट्रिप ही रहेंगे फिर. ये पहला पॉइंट है और इससे मिलाकर के एक स्ट्रिप बना दिया गया. ये दूसरा पॉइंट है, 99 होंगे. दूसरे पॉइंट से एक स्ट्रिप ये बन गया. तीसरा पॉइंट है एक स्ट्रिप ये बन गया, ठीक है. चौथा पॉइंट एक स्ट्रिप ये बन गया. पांचवा पॉइंट एक स्ट्रिप ये बन गया. ठीक बात है, बोलो. ये
यस सर। तो जो पहला वाला, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ऐसे समझते हैं, ये देखो, ये है 1, ये है 100, ठीक है। ये इनके बीच में A1, ये A1 है, ये A2 है, ऐसे ही करते करते ये A100 होगा, और तब जा करके ये वाला आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो कितने पीसेस कटे हैं ये देखो जरा। A1 के पास एक पीस, A1 से पहले एक पीस हो गया है, तो A100 से पहले 100 पीस हो जाएगा, बोलिए ना, यस सर। बोलिए ना। तो 100 वाले से 101 पीस आएंगे फिर, तो 101 पीस आने चाहिए, बोलिए, बोलिए ना, ये आएगा। यस सर। हर एक, भाई टोटल कितने पीसेस बने हैं, देर आर टोटल 101 पीसेस, और 101 पीसेस 10 लिया था मैंने, ये तो 100 बोल रहा हूं मैं, हाँ 10,0 है, तो 10 में से 1 चला गया, ये 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, और ये 9 यूनिट जो है ना, ये 9 यूनिट में ही हमको 101 पीस को एकोमोडेट करना है, तो हर पीस का विड्थ जो है, विड्थ जो है वो 9 डिवाइडेड बाई 101 होना चाहिए, राइट। यस तो ये जो सर। पहले वाले पीस का विड्थ एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 + 9 बाई 101, दूसरे वाले में 9 और 9 दो बार आ जाएगा, तीसरे वाले में 100th वाले में 9 और 9 और 9 100 बार आ जाएगा, तो 900 बाई 101 आ जाएगा, बोलिए ना, बोल दीजिए। यस सर। और इसके अगले वाले में 909 आएगा, 909 बटा 109, 101 और 1 प्लस, ये असल में 10 ही आएगा रे बाबा, बोलो ना, तभी तो ये आ रहा है 100, ठीक है, बोलिए। इसका भी नेक्स्ट पहुंचोगे तो यही तो आएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, तो हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, अब मैं एरिया निकालने वाला हूं। तो पहले वाले विड्थ का हाइट केवल चाहिए मुझे, पहले वाले मैं लेफ्ट हैंडेड एंड को ही मिलाना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड ऑन द कर्व, तो पहला वाला हो गया 1 कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व, तो 1/1 का स्क्वायर, तो पहले वाले का विड्थ जो है वो 1 यूनिट है, तो एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, स्ट्रिप 1, इसको मैं S1 कहना चाहता हूं, और वो होगा 1 इंटू द विड्थ इज 1। स्ट्रिप 2 क्या हो जाएगा, इसका भी विड्थ तो सेम है, और हाइट जो होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4, बोलिए। स्ट्रिप 3 बोल दीजिए ना। सर। यस सर। स्ट्रिप टू का एरिया क्या आएगा, उसके हाइट ठीक से लिखिए, 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं आएगा। स्ट्रिप 2 तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये, बोलो ना, यस सर। तो इसका स्क्वायर 1 + 9/100 का स्क्वायर। दूसरा स्ट्रिप 3 होगा 1 + 9, 18/100 का स्क्वायर। और ऐसे ही जो 100th स्ट्रिप होगा उसका एरिया होगा S100, और वो होगा 1 + 900 बाई 100 नहीं, 101 करिएगा, 101 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ रहे हो, ये हर स्ट्रिप का एरिया है, बोलो। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक बार एक स्ट्रिप फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कर्व ऐसा है, ठीक है, स्ट्रिप ये है, स्ट्रिप ऐसा, स्ट्रिप इज दिस, ओके, हाँ, स्ट्रिप ये है। यस सर। तो इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया होगा, इस पॉइंट से ही इसका हाइट मिलेगा, तो इसका हाइट होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट का ही स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, तो 1 यूनिट ही है, नहीं विड्थ 1 यूनिट नहीं है, विड्थ तो 1/100 है, 9/100,
ध्यान दीजिएगा। तो मैं केवल एरिया निकालना चाहता हूं, तो इसको मैं 9/100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हर बार विड्थ जो है 9/100 है, ध्यान दीजिए, बोलो ना 9/101। ये एक्स का स्क्वायर है और इसका वाई कोऑर्डिनेट सब वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ तो सबका 9/100 है ना बेटा, बोलो। ये अरे इस 9 के बीच में 100 स्ट्रिप्स डालने वाले थे, तो 9/101 ही तो विड्थ था। यस सर। तो विड्थ हमको ये मिल चुका था और हाइट Yes, सबका sir. चाहिए था मुझे, तो हाइट सबका यही है, हाइट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और विड्थ सबका 101 है। तो अब मैं कह सकता हूं कि इन सारे एरियाज को अगर जोड़ना है तो 9/101 द विड्थ इज कॉमन टू एवरी वन। और अब एक सीरीज बन जाएगी। पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 101 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 101 प्लस 9 कितना हो जाएगा 110। 110 बटा Hmm. 110 बटा 101 का स्क्वायर, दूसरा आएगा 110 में 9 और जोड़ देंगे तो 119 बटा 10 का स्क्वायर, 119 बटा 101, 101 का स्क्वायर। अगला आएगा 119 में 9 जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, 119 में कितना आएगा 120. 28। 128/101 का स्क्वायर। और ये समेशन चलता रहेगा। सबसे आखिरी वाला टर्म है 100 और प्लस 900, 101 प्लस 900, 1001, 1001/101 का स्क्वायर, ये आखिरी वाला है। एंड दिस इज द एरिया। और ये किसके अप्रोक्सीमेटली होगा, तो इतने बड़े सीरीज का समेशन अप्रोक्सीमेटली होगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 10 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स के। तो ये जो समेशन होगा एक्स स्क्वायर हो गया x³/3, और ये 1 से लेके 100 तक होगा, 10 तक होगा, और ये हो गया 10 का क्यूब, 1000 में से 1 चला गया तो 999/3। So this summation is approximately equal to 999 divided by 3। तो बात समझ में आ रही है कि ये एक पूरी सीरीज बन रही है। हालांकि इस केस में ये सीरीज निकाला जा सकता है, तो ये कैलकुलेटिव पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक सीरीज है, एपी में चल रहे हैं ये टर्म्स और इनका स्क्वायर है कि नहीं। सबके डिनोमिनेटर को तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, है ना। Yes, sir. अगर ये तो इससे इससे क्या क्या पता चल सकता है, अगर ये ध्यान से देखा जाए तो इससे बहुत प्यारी प्यारी चीजें और पता चल सकती हैं। इसमें मैंने जानबूझ के नंबर ऑफ स्टेप्स इस तरीके से लिए थे कि तुमको कैलकुलेट करना पड़े, और यही असल में कैलकुलेशन का पूरा कहानी है। तो यही से शुरू होगा एक और कहानी। मान लेते हैं एक जनरल स्टोरी जिसको मैं DI एज द लिमिट ऑफ सम कहना चाहूंगा, ये समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई एक फंक्शन है, मैं अब जनरल कर्व क्रिएट कर रहा हूं, ठीक। लेट अस अज्यूम दिस एज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है बच्चे, मान लीजिए कि इस कर्व पे एक पॉइंट है a, fa, ओके, एंड लेट अस assume there is a point b, fb। ऑफ कोर्स a, fa और b, fb के बीच में एक एरिया बनेगा, और इस एल्जेब्रिक एरिया को हम आसानी से बता सकते थे डेफिनेट इंटीग्रल a से लेके b fx dx से। सो दिस इज व्हाट दिस एल्जेब्रिक एरिया इज, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि इस a और b के बीच में बहुत सारे स्ट्रिप्स बन जाएं। कितने स्ट्रिप्स बन जाएं, n स्ट्रिप्स। सो आई वांट to insert n strips in between, insert n strips। ध्यान से समझिएगा, असल में ये पूरा width
ये पूरा विड्थ b माइनस a है। क्या ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. और इस b माइनस a को n स्ट्रिप्स क्रिएट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन n स्ट्रिप्स में से ये पहला स्ट्रिप है मान लीजिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रिप यहां से मैंने लेफ्ट हैंड पॉइंट को कर्व पे रखा है, अगर ये दिख रहा है तो बोलो। ये दूसरा स्ट्रिप है, ठीक है बाबूजी। ओके, तो क्या तुम हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई बता सकते हो? विड्थ of the strip, can you please tell me what is that? b minus a divided by the number of strips, is this right? Sir. Yes, sir. Yes. क्या तुम पहले वाले स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो? आई एम जस्ट जनरलाइजिंग द प्रीवियस स्टोरी माय डियर, पिछली वाली स्टोरी को ही जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, जस्ट ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप माय डियर। ये जो विड्थ है इसको अगर रेक्टेंगुलर माना जाए तो ये एफ ए है, हाइट एफ ए इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। इस b माइनस ए को एक नाम दे रहा हूं मैं h का, क्योंकि b माइनस ए कई बार यूज होने वाला है। क्या ये सच है? Yes, sir. Sir. तो दूसरा वाला जो एरिया द स्ट्रिप टू, स्ट्रिप दूसरे वाले स्ट्रिप का एरिया होगा, ध्यान से समझिएगा, b माइनस ए बाई एन का तो नाम h है, यही तो h है रे बाबा, h है, और ये होगा एफ ए प्लस एच। बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूं, तुम ध्यान से देख लेना भैया। ये तुमको समझ में आया? Yes, sir. अरे भैया ये h है, इतना सा जो जरा सा विड्थवा है ना ये h है, बोलिए ना। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर a है तो इसका a प्लस एच नहीं होगा, तो इसका हाइट एफ ए प्लस एच नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. होगा तीसरे sir. वाले स्ट्रिप का क्या होगा? h इंटू एफ ऑफ a प्लस टू एच। क्या ये सच है? और nवे स्ट्रिप का, nth स्ट्रिप का h टाइम्स एफ ए प्लस n minus 1 into h. Can you see what is going on? Can you see what is going on? You see, सेकेंड स्ट्रिप में एक बार h आया, थर्ड स्ट्रिप में दो बार h आया, तो nth स्ट्रिप में n minus 1 टाइम्स आएगा। Yes or no? Yes, sir. So if I count the area, sum up all the area, sum of all these strips, strips means area of the strips, तो वो होगा h times एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस so on so forth एफ ए प्लस n minus 1 times h. Is this right? Okay, सही है? Yes, sir. ये जो एरिया Yes. होगा, ये एरिया ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक h टाइम्स एफ ए प्लस r माइनस 1 इंटू h. इज दिस राइट? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. सही बात है? बोलो ना, Yes, sir. ऐसा लिखा जा सकता है? तो ये असल में इन्हीं सारे स्ट्रिप्स को अलग तरीके से जोड़ा गया। ध्यान से देखा जाए तो ये वास्तव में एक इंटीग्रल है a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स। बोलिए ना। तो मैं कहना चाहता Yes, हूं sir. कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक समेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है, या एक समेशन डेफिनेट इंटीग्रल के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब h अप्रोचेस टू 0 होगा, और ऐसा तब होगा जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा।
क्या ये बात सच है? तो अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा स्टेप डाल दिए जाएं, इनफाइनेटली मेनी स्टेप्स डाल दिए जाएं, तो h की वैल्यू 0 के करीब होने लग जाएगी। बोलिए, ठीक है? यस तो सर। Yes, अगर sir. h Yes, की sir. वैल्यू 0 के करीब हो जाए, h बहुत छोटा हो जाए, इस n बहुत बड़ा होगा, तो इन्फिनिटीज डिवाइड करोगे तो h 0 के करीब आने लग जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो एक पूरा सीरीज है, इस सीरीज को हम एक डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो कलाकारी है इसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम कहते हैं। ठीक है? अब एक सवाल समझते हैं, तो तुमको थोड़ा सा कहानी आएगा। अब एक प्यारा सा रिजल्ट, जो इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ये होगा, सिग्मा लिमिट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। n को इंफिनिटी तक जाना ये बहुत जरूरी है। अब समेशन है 1/n, और सिग्मा लगा है r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, f r/n। ठीक है? ये असल में एक पूरी फॉर्मेटिंग बन जाती है। इस फॉर्मेटिंग में ध्यान से देखा जाए तो r की वैल्यू बदल रही है, तो r/n जो है ना, ये रेप्लिकेट करने लग जाता है x को, क्योंकि ये वेरिएबल की तरह काम करने लगा। जब n इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा तो ये वाली जो चीज है ना बाबू, इस वाले चीज को हम कहते हैं dx। ठीक है? क्योंकि 1/n, जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो 1/n अप्रोचेस टू 0 होगा, तो इसी को हम dx कह देंगे। ठीक है? तो असल में ये जो ये जो सिग्मा है ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो r/n, अगर समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक चल रहा है, तो ये जो है ये लोअर लिमिट देगा इंटीग्रेशन का, लोअर लिमिट देने लग जाएगा, और ये जो है ये अपर लिमिट देने लग जाएगा, अपर लिमिट। ठीक? तो कैसे मिलेगा? x की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो लोअर लिमिट निकालने जा रहा हूं मैं, लोअर लिमिट निकालने जा रहा हूं। तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/n, और n तो इन्फिनिटी है तो ये हो गया 0। अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू n रखोगे भाई, n रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी n/n, और n/n करने से ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो समेशन है ये पूरी तरीके से अब कन्वर्ट हो गया है एक इंटीग्रल में, जिसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, और ये है f(x) और ये वाला dx। ठीक? तो इतने प्यारे से इस समेशन को हम इतने प्यारे से एक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, यही है पूरी कलाकारी। और तो हम समेशन को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद कहानी को इस तरीके से एनालाइज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लिमिट का सवाल उठाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं लिखना चाहता हूं 1/1 + n। ठीक है? प्लस 1/2 + n, प्लस 1/3 + n, प्लस 1/4 + n, और ये चलते चलते चल रहा है 1/n + n। ठीक है बच्चे? इसी का समेशन निकालना है। ठीक बात है? ठीक है? यस सर। ओके। अब ये सवाल किसी तरीके से हमारे फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अब अपने फॉर्मेट को याद करते हुए एक कहानी याद आ रही है कि मुझे 1/n चाहिए था प्यार से, तो 1/n प्यार से तो मिल नहीं रहा भाई, लेकिन 1/n खींच लाते हैं यहां से। तो मैं करना चाहता हूं डिनोमिनेटर से 1/n कॉमन सारे फैक्टर में। तो पहला वाला फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 + 1/n। बोलो ना, बोलो ना। यस सर। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1/n हो गया। दूसरा वाला बोलोगे 1 + 2/n। बोलोगे, बोलोगे। यस सर। प्लस। तीसरा वाला हो जाएगा 1/1 + 3/n। बोलोगे। चौथा Yes, sir. वाला हो जाएगा 1 + 4/n। बोल दोगे। और आखिरी वाला हो जाएगा 1/1 + n/n। बोल दोगे भाई। यस सर। तो इसका मतलब ये सवाल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n टाइम्स, क्या हो गया बच्चे? ये सिग्मा में अब लिखने की कोशिश करते हैं। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक 1/1 + r/n। कैन यू सी दैट?
कैन यू सी दैट? Yes, बोलो। sir. ये अब हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो पूरी चीज है, दिस इज एफ आर बाई एन, अ फंक्शन ऑफ आर बाई एन। इसमें मैंने आर बाई एन का फंक्शन क्रिएट कर लिया। दिस इज कॉल्ड द स्मार्टनेस। आर बाई एन को जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर लेना। दिस इज अ फंक्शन ऑफ आर बाई एन। दिस इज वन बाई एन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वन बाई एन नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, राइट? तो अब मैं कहूंगा कि इस आर बाई एन को अगर वेरिएबल मान लिया जाए, लेट अस से एक्स, तो लोअर लिमिट पिछली कहानी के हिसाब से जब r की वैल्यू 1 रखी जाएगी तब आएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। क्या तुमको दिख रहा है? अपर लिमिट जब r की वैल्यू n रखी जाएगी तब आएगा। r की वैल्यू n रख दोगे तो n बाई एन वो 1 हो जाएगा। ये x है और ये dx बन गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये पूरा सवाल वास्तव में एक इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स with the lower limit 0, upper limit 1, and this in turn become ln 2, right? तो इसका मतलब ये जो सवाल था, ये जो इतना प्यारा सा सवाल दिख रहा है, इस सवाल इस पूरे इनफाइनाइट समेशन की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ln 2 के बराबर होगी। क्या ये समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. चलिए एक और सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा एकदम से फॉर्मेट पे फिट होता हुआ। लिमिट एक सवाल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो बिल्कुल फॉर्मेट में फिट होता नजर बना रहा हूं मैं। तो 1/n तुमको पता है 1/n dx बनने के लिए आया हुआ है। और अब मैं एक समेशन लिख देता हूँ। सिग्मा फॉर्म में लिख दूंगा तब तो कहानी और छोटी हो जाएगी। तो मैं लिखना चाहता हूँ 1 प्लस या फिर 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर n रखो और ये 1/n को हटा दो। दिस इज नॉट देयर, ओके? तो n डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सो ऑन सो फोर, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ दो दो लेवल पे चैलेंजेस आता है बच्चे। पहला चैलेंज ये होगा कि ये समेशन, कई बार आपको इसका आखिरी टर्म जानना पड़ेगा। आखिरी टर्म नहीं जान पाएंगे, इस चक्कर में गलती होगी। इस केस में मैं आखिरी टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, ये जानना एक अलग कलाकारी है। समय बहुत कम होते जा रहा है और मैं बहुत फास्ट स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं चल नहीं पा रहा, बट ठीक है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो तो पहले समझ ही लेते हैं। तो इसमें तीन तीन लेवल पे चैलेंजेस आएगा। सबसे पहला चैलेंज आएगा कि तुम गिवन सीरीज को फंक्शन ऑफ आर बाई एन में नहीं लिख पाओगे। तो आर बाई एन के टर्म में एक सीक्वेंस बनाया जाए, सिग्मा एफ ऑफ सिग्मा लगे और एफ ऑफ फंक्शन ऑफ आर बाई एन बने। ये पहली कलाकारी होगी, पहला चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज होगा 1/n कॉमन आए। और तीसरा चैलेंज होगा ये सीरीज कहाँ पे जाके एंड हो रही है, ये सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है। तो ये 3 लेवल पे चैलेंजेस आएंगे। और अभी फिलहाल हम केवल पहले और दूसरे लेवल ऑफ चैलेंजेस पे ही चल रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा और डिस्कशन के लिए टाइम होगा तो हम कर लेंगे इसको। तो कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखो, ये n स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन ले आए तो क्या बन जाएगा पता है तुमको? डिनोमिनेटर का n स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1/n स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर से n भी बाहर निकाल लो, सब में कॉमन है तो। और अब ये सीरीज बन गई 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। दूसरा बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। क्या बच्चा? बोलो। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n/n का होल स्क्वायर। क्या रे भाई, बोल दो ना, नहीं तो आएगा। अरे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n Yes, स्क्वायर sir. बाहर आ गया, तो 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो अच्छे से देखेंगे तो ये लिख दिया गया 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/n जो मेरी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। और इसके साथ में आएंगे बबुआ जी सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चल रही है। और ये है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए r की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो r बाई n और इसका होल स्क्वायर। क्या ये सच है? अब मैं कहूंगा r बाई एन मेरा x बनने वाला है। लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। सो दिस इन टर्न बिकम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx। tan इनवर्स x हो जाता है 0 से 1 के बीच में, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो मजे की बात समझ रहे हैं, इस पूरे सीरीज का जो समेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई बाई 4। कैन यू सी दैट? यस सर, यस सर। राइट। तो अब बहुत सारे सवाल और किए जा सकते हैं, अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो सवाल करो, नहीं तो फिर निकल लो। बोलो क्या करना चाहते हो, और टाइम है अभी तो कुछ सवाल और कराएं। यस सर, अभी है। ठीक है, चलें एक और सवाल करेंगे। यस सर, यस सर। चलो, लिमिट n approaches to infinity 1 by n into sin 1 by n plus sin 2 by n sin 3 by n so on so forth sin। चलो ध्यान से देखो, तो ये 1 by n जो है ना बाबू, ये तो हमारा dx बनने के लिए तैयार है। ये r by n टाइप का तो लग रहा है, r by n टाइप का तो लग रहा है, लेकिन ये जो आखिरी वाला टर्म है यही समस्या है। तो ये 2 कब आ रहा होगा? जब लिखा जा रहा होगा 2n by n। बोलो, जब आखिरी टर्म 2n तक जा रहा होगा तभी ये 2n by n लिख करके 2 बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है पूरी, पहले वाले क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये जो सीरीज है ये असल में सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये एंड हो रहा है 2n पे, और साइन ऑफ r बाई एन ही लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसके बगल में बैठे हुए हैं 1 बाई एन। तो अब मेरी कहानी शायद आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 1 बाई एन को तो मैं dx बना देता हूं, कोई परेशानी नहीं है, r बाई एन को मैं x भी बना देता हूं, लेकिन अपर लिमिट इनसे डिफाइन होगा, और ये बहुत ही प्यारी सी चीज है। तो अपर लिमिट, अब r बाई एन को जैसे ही मैंने x कहा, लोअर लिमिट के लिए r को मैंने 1 रखा, r को 1 रखूंगा तो x हो जाएगा 1 बाई एन। एन इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया। अपर लिमिट के लिए मैंने r को 2n रखा है, और इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 2n डिवाइडेड बाई n, तो अपर लिमिट हो गई 2। अब ये सवाल कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट हो गया 2। पिछले क्वेश्चन में ये 1 था, ध्यान देना। तो ये जो अपर लिमिट का अंदाजा है ये आखिरी टर्म से हमको देखना पड़ेगा, और यही इसी पे क्रिएटिविटी मैं बहुत मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्किल से इसको छिपा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी स्किल और बढ़ा रहा हूँ, और उसके आगे जो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे उसमें ये जो आखिरी टर्म है ये इतने इतने बेहतरीन तरीके से छिपाया जाएगा कि तुमको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि ये सीरीज खत्म कहाँ हो रही है। तो तुमको इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि सीरीज का लास्ट टर्म कब आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू क्या रखने पे वो सीरीज का आखिरी टर्म आ रहा है, हाँ, एन रखने पे, 2n रखने पे, 3n रखने पे, तो उससे डिसाइड होगा कि अपर लिमिट 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, सिक्वेंशियली जो मैं बोल रहा था अभी। और ये साइन ऑफ एक्स हो गया है, साइन ऑफ एक्स हो गया है, और dx तो हो ही गया है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक। तो सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 होता है 1, और 1 माइनस कॉस 2। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यही आंसर आ जाएगा। बोलो रे बाबा, यस सर, आ गया था आंसर? यस सर। ओजस, नहीं सर। क्या? सर लास्ट टाइम थोड़ा सा देखने में टाइम लग गया। चले अगले क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में ये जो सीरीज है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आखिरी टर्म 5n जाकर के रुक रहा है। इस आखिरी टर्म को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ऊपर n ही लिखूं, और नीचे नीचे असल में नीचे असल में n स्क्वायर 2n स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर लिख दूं, तो क्या तुमको दिख रहा है ये 4n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 5n स्क्वायर हो जाएगा और n से कट करके 5n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज 1 स्क्वायर से शुरू हो रहा है, 2 स्क्वायर से शुरू हो रहा है, 3 स्क्वायर शुरू हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है 2n का स्क्वायर। तो इस सीरीज में कुल कितने टर्म है, पहला टर्म 1 रखने से, दूसरा टर्म 2 रखने से, तो आखिरी टर्म 2n रखने से, तो इस सीरीज में कुल 2n टर्म है। तो अब इस सीरीज को क्वेश्चन नंबर 2 के केस में, क्वेश्चन नंबर 2 के केस में इस सीरीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज बेसिकली वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इसके आगे ये जो टर्म आएगा 1/n, तो सबसे बाहर बेसिकली n स्क्वायर है और एक n ऊपर से भी बाहर आ चुका है। पहला टर्म है 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दूसरा टर्म है 1 बाई n स्क्वायर कॉमन ले चुका हूँ, तो 1/n का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2/n का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्म इज 1 प्लस 2n/n का होल स्क्वायर। क्या ये समझ रहे हैं आप, बोलिए। yes sir. तो ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कट करके 1/n बन गया और 1/n को मैं dx बोलता हूं। और ये जो सीरीज है अब थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n, और अब सिग्मा फॉर्मेट में r की वैल्यू 1 से तो शुरू होगी लेकिन r की वैल्यू टर्मिनेट होगी 2n पे, 2n पे, और फंक्शन है 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। क्या ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी दैट? यस सर। सो Yes दिस इज sir. एक्चुअली द सेम, r/n को x बनाया जाए तो ये लोअर और अपर लिमिट को केवल चेंज कर देगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और अपर लिमिट 2 हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली 1/1 प्लस x स्क्वायर dx ओनली, एंड दैट इज बेसिकली tan इनवर्स x। तो आंसर बन जाएगा tan इनवर्स 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। बोलिए। सर ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया है आपको कि कैसे एक डेफिनेट इंटीग्रल को, एक एक लिमिट के सवाल को, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम कहते हैं। तो असल में सवाल लिमिट का होगा लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे एक लिमिट के सवाल के रूप में यूज किया जाए, या किसी लिमिट के सवाल को कैसे डेफिनेट इंटीग्रल के नजरिए से देखा जाए, ये पूरी कहानी है। तो इसमें और बहुत सारी वेराइटीज हैं, करीब 15-20 क्वेश्चन तो डिकोडिंग जेई में ही पड़ी हुई है और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसको जरूर सब लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो सर और फिर अगर मॉड्यूल कर रहे हो तो फिर जी मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जरूर करिए। तो जहां से भी डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन दिखेंगे यू कैन अप ट्राई एंड फिनिश इट। ओके, यस सर। ठीक है बच्चों, ओके सर। बाय बच्चों, बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय।